Priyanka, I'm back and my new topic that is the Renaissance period during English literature. तो Renaissance period में क्या हुआ था? It is Renaissance period जो थे ये आफ्टर चौसर का है, ठीक है? So आफ्टर चौसर हमारा आया था Renaissance period और English literature में, और इस period में क्या क्या हुआ था वो हम पढ़ेंगे. Let's start. The word Renaissance is a French word which means rebirth. मतलब जो word है ये Renaissance, इसका ये एक French word है. कैसा word है ये? एक ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा से जन्म लेना. ठीक है, दोबारा से जन्म लेना. सो बेसिकली रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ, वापस से जन्म लेना. इट रिफर्स पर्टिकुलरली टू रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग, द राइटिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम. ये बेसिकली हमारा इंटरेस्ट जगाता है क्लासिकल लर्निंग में, जो राइटिंग्स हुआ था एंशिएंट ग्रीक से और रोम के, उसके बारे में. Renaissance. The Renaissance was a culture movement that started in Italy and spread all over the Europe. ये सबसे पहले शुरू तो हुआ था इटली से. कहाँ से शुरू हुआ था ये? इटली से ये शुरू हुआ था और ये पूरे यूरोप में फैल गया. It started, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और ये पूरे यूरोप में फैल गया. ठीक है. Next, it is considered to be the division between Middle Ages and Modern Era. मतलब ये वो डिविजन पीरियड है जब मिडिल एज से मॉडर्न एरा तक का टाइम बताता है. मतलब कहाँ तक चला गया ये? मिडिल एज से ये मॉडर्न एरा तक डेवलपमेंट हुआ था इसमें. द थिंकर्स ऑफ दिस पीरियड्स आर कॉल्ड ह्यूमनिस्ट. जो थिंकर्स थे इस पीरियड के, जो थिंकर्स थे उनको ह्यूमनिस्ट के नाम से जानते हैं हम. ह्यूमनिस्ट जो थिंकर्स थे इस टाइम पीरियड में उनको ह्यूमनिस्ट के नाम से जानते हैं. बिलीव दैट मैन शुड बी ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. इनका कहना था, थिंकर्स जो थे उनका मानना था कि इंसान जो है वो एक सब्जेक्ट है स्टडी का और वो भगवान नहीं है. एंड द चर्च हैड टॉट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. और ये उन्हें कहाँ से ये नॉलेज उनको कहाँ से मिला था? ये सारी बातें उनको चर्च से जानने को मिली थी मिडिवल पीरियड के टाइम में. सो मिडिवल पीरियड के टाइम में चर्च में ये बताया जा रहा था कि जो भी इंसान है वो सब्जेक्ट है स्टडी का, वो कोई भगवान नहीं है. तो इनको हम थिंकर्स बोलते हैं. नाउ द प्रिंटिंग प्रेस. अब हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में. प्रिंटिंग प्रेस. Johannes Gutenberg is credited with inventing the first printing press. जो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस था उसको इन्वेंट किया है, मतलब उसको बनाया है जॉनस गटनबर्ग ने. जॉनस गटनबर्ग ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था. फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इन्वेंट किया था जर्मनी में अराउंड 1400 ईयर्स अगो. पहले कहाँ इन्होंने ये इन्वेंट किया था? जर्मनी में. कब किया था? आज से ऑलमोस्ट 1400, अराउंड 1400s में. बाय 1476 विलियम कार्स्टोन हैज इट्स ओन प्रिंटिंग प्रेस. और 1476 से क्या हो गया? 1476 से जो विलियम कैस्टन है, इनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस हो गई एंड रनिंग इन वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड. और ये कहाँ पे रन करने लगे अपने प्रिंटिंग प्रेस को? इंग्लैंड में. सो जो प्रिंटिंग प्रेस था ये कब आया था? सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था जर्मनी में 1400 में जोनस गटनबर्ग ने. ठीक है. और उसके बाद 1476 में जो विलियम कैस्टन थे इन्होंने खुद की एक प्रिंटिंग प्रेस ही बना डाली. ठीक है. और ये कहाँ पे रन करने लगे उसको? इंग्लैंड में. प्रिंटिंग प्रेस. विलियम कास्टन वाज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड. और ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को मतलब लोगों को दिखाया, इन्वेंट किया. कहाँ पे? इंग्लैंड में. इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में. बिफोर दैट द बुक्स वर रिटन आउट इन लॉन्ग हैंड विच इज अ वेरी स्लो लॉग. और इस प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जितनी भी राइटिंग्स, जितने भी बुक्स लिखे जाते थे वो हैंड रिटन होते थे. तो उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था. कोई भी चीज आप खुद से लिखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? सो उस समय का टाइम ऐसा था जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था तब हैंड रिटन लॉग्स होते थे. ठीक है. खुद से लिखे जाने वाली चीजें होती थी, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकन था वो. तो विलियम कैस्टन वो पर्सन थे जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था. और उसके बाद वहां के जितने भी बुक्स थे उसके बाद वो प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट होने लगे. नाउ थॉमस मोरे. अब हम पढ़ेंगे थॉमस मोरे के बारे में. किसके बारे में? थॉमस मोरे के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. थॉमस मोरे का जो पीरियड था वो था 1480 से
1535 तक। कब से कब तक था? 1480 से 1535 तक। थॉमस मोरे वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंग्लिश ह्यूमैनिस्ट। इनको सबसे पहला इंग्लिश ह्यूमैनिस्ट माना जाता है, मेनली फॉर द बुक उटोपिया। किस लिए? इनकी जो बुक लिखी थी इन्होंने, उटोपिया, इनके लिए इसको सबसे पहला इंग्लिशमैन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला मतलब सबसे इनकी जो फेमस बुक है जिनके लिए उनको सबसे ज्यादा जाना गया वो थी उटोपिया। Written in Latin, in which about an imaginary islands where everything is perfect. ये उटोपिया एक ऐसी बुक उन्होंने लिखी थी, ये बेस्ड है, मतलब ये लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था, ठीक है, लेकिन ये एक इमेजिनरी आइलैंड के बारे में जहाँ पे हर कुछ परफेक्ट है। उन्होंने ऐसा बताया है कि उटोपिया एक ऐसी आइलैंड है जहाँ पे सारी चीजें क्या है? परफेक्ट है। उटोपिया मीन्स नोवेयर इन ग्रीक। उटोपिया का मतलब होता है नो नाउवेयर। क्या होता है ये? उटोपिया का मतलब क्या होता है? Nowhere. In Europe, Thomas knew clearly that such an island would never exist. तो थॉमस को ये पहले से पता था, थॉमस मोरे को पहले से पता था कि ऐसा आइलैंड कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ऐसा आइलैंड कहीं हो ही नहीं सकता। The dream of a place where happiness, region and sorrow is banished is almost persistence for human fantasies and became a recurrent theme in many of the literature work. तो उनका कहना था कि ऐसा कोई आइलैंड हो ही नहीं सकता जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुशियां हो और सारी दुखों का बैन हो, है ना? तो ऐसा कोई आइलैंड नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ड्रीम में हो सकता है। Now, Italian geniuses of Renaissance writing, मैक्वेलियन published a book in 1530. मैक्वेलियन जो थे इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1530 में, The Prince theorized about perfect ruler would govern. इन्होंने एक बुक लिखी थी 1530 में जो कि एक प्रिंस के बारे में था, जो बुक का नाम था द प्रिंस, और इनको बताया गया था कि वो एक परफेक्ट जो रूलर था जिन्होंने बहुत अच्छे से गवर्न किया था सब कुछ। नाउ 1604 में बाइबल के बारे में बताया गया है, बाइबल के बारे में बताया गया है। In 1604 King James I ordered 47 scholars to produce a translation of Bible. बाइबल के बारे में क्या बताया गया कि 1604 में, ठीक है, जो किंग थे, किंग जेम्स, उन्होंने ऑर्डर किया कि 47 स्कॉलर्स को बोल दो कि वो प्रोड्यूस करे ट्रांसलेशन बाइबल का टू सर्व एज ऑफिशियल वन ऑफ एंग्लिज्म एंड सो कॉल्ड द किंग जेम्स बाइबल। उन्होंने बोला कि एक ऐसा बाइबल ट्रांसलेशन बनाओ तुम लोग जो कि एक ऑफिशियल बाइबल हो और उसका नाम दे दो किंग जेम्स बाइबल। किस नाम से देने बोला उन्होंने ना बाइबल का नाम? किंग जेम्स बाइबल, किंग जेम्स बाइबल। उन्होंने बोले 47 स्कॉलर्स को कि एक बाइबल प्रोड्यूस करो जिसका नाम तुम लोग किंग जेम्स बाइबल। It was produced, the Holy Bible, it was published in 1611. अब इस Holy Bible को 1611 में पब्लिश कर दिया गया and is considered a masterpiece of English prose. जो बाइबल था जब उनको 1611 में पब्लिश किया गया तो उसको एक मास्टरपीस माना गया इंग्लिश प्रोज में, ठीक है। अब 1564 से लेकर 1660 तक विलियम शेक्सपियर जो थे इनको कंसिडर किया गया था सबसे ज्यादा इंग्लिश ऑथर्स में। उनके जो टेक्स्ट थे, उनके जो प्लेस थे वो वर्ल्ड वाइड अपडेटेड थे, मतलब हर जगह उसको जाना जाता था। दूसरे हमारे मैकबेथ compares life to candle like a shadow to an actor and finally to a story. जो मैकबेथ थे उन्होंने अपनी लाइफ को कंपेयर किया है एक कैंडल से जो पहले शैडो देता है, मतलब जब आप कैंडल जलाते हो अंधेरे में तो उसके देखोगे आप शैडो रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो कैंडल क्या करता है, पहले वो एक शैडो की तरह रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद उसी तरह एक एक्टर होता है और फाइनली उसके बाद उसकी एक स्टोरी होती है। और रैपिडली दिस रैपिड शिफ्टिंग अ मेटाफोर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर वर्क। और इसी तरह मेटाफोर भी एक कैरेक्टर होता है जिसमें बहुत सारे फेजेस दिखाए जाते हैं, ठीक है। जो ग्रेट राइटर्स थे रेनेसांस पीरियड के वो थे हमारे क्रिस्टोफर मार्लोय, सर वॉल्टर रिजिन, रॉबर्ट हेरिक, एंड्रयू मार्बल, विलियम शेक्सपियर, जॉन डॉनी, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन, जॉन बनियान, एडमंड स्पेंसर, सर जॉन सकलिंग, रिचर्ड लॉवेक। जो पोइट्री लिखी गई थी, पोइट्री थी रेनेसांस पीरियड में और एलिजाबेथन पीरियड में, वो थी हमारा जो मेजर थीम था किसी भी पोइट्री का, वो था लव, ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी, आउटवर्ड साइन ऑफ स्पिरिट, स्ट्रीविंग फॉर परफेक्शन, और जो फेयर था वो था साइन ऑफ ब्यूटी। Now,
कुछ पोएट्री जो थी इंग्लिश पोएट्री में वो था, पोएट रिटर्न्स टू लेडी हु इज इनफ्लेक्सिबल, मैन सीक्स हर लव बट होपलेसली, हर मूड्स क्रिएट द वेदर, लेडी इज यूजुअली नॉट रियल। सो उनके टाइम पे ऐसी बहुत सारी लेडी कैरेक्टर के बारे में बताया गया, उनके पोएट्स में मतलब पोएम्स में बहुत सारी लेडी कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जो ऐसा लोग मतलब जो मेंस होते हैं उनको ऐसा प्यार चाहिए होता है, लेकिन वैसे लेडी रियल में जनरली में होती नहीं है। नेक्स्ट इज कार्पी डेम। कार्पी डेम इज अ लैटिन फ्रेज जिसका मतलब होता है सीज द डे, पूरे डे को सीज कर देना। लिव फॉर टुडे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, फॉर टुमारो वी डाई। आज जियो, आज खाओ, आज पियो, आज खुश रहो, पता नहीं कल क्या हो, कल हम रहे ना रहे। फ्रेजल पोएट्री, पोस्टल पोएट्री फोकस करते हैं आइडियल कंट्री साइड्स के बारे में और सिंपल लिविंग लाइफ के बारे में। जो 3 टाइप के सोनेट थे इस टाइम पे वो थे हमारे इटालियन जिसको हम पेट्रार्चन बोलते हैं, दूसरा है इंग्लिश जिसको हम शेक्सपियरियंस बोलते हैं, और थर्ड है हमारा स्पेंसेरियन। जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं सोनेट्स के, कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं सारे सोनेट्स के, वो मेटर होते हैं। मेटर, मीटर का मतलब क्या होता है, इमैम्बिक, पेंटामीटर। कुछ राइम्स में होते हैं जब मतलब कि वैरिस करते हैं सोनेट टू सोनेट, कैसे डेफिनाइट होगा वो, और ऑलमोस्ट ये 14 लाइन्स के सोनेट्स होते हैं। जो वेरिएशन होते हैं सोनेट्स में वो होते हैं राइम के फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने रेनेसेंस पीरियड में पढ़ा। रेनेसेंस का मतलब होता है, रेनेसेंस वर्ड ही हमारा एक फ्रेंच वर्ड से आया था जिसका मतलब होता है रीबर्थ, वापस से बर्थ लेना, ठीक है। रेनेसेंस पीरियड जो था ये हमारा स्टार्ट हुआ था इटली से, या फिर ये ऑल ओवर यूरोप में फैल गया। ये मिडिल एज का पीरियड था जो कि मॉडर्न एरा के टाइम में कन्वर्ट हो गया। इसके जो थिंकर्स थे वो है हमारे ह्यूमैनिस्ट। इनका कहना था कि जो मैन है वो एक स्टडी होते हैं, ना कि वो भगवान होते हैं, और ये नॉलेज उनको चर्च के थ्रू मिलता था। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आया। प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में पहली बार 1400 में आया था और इसको लाया गया था, जोनास गटनबर्ग ने उनको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1476 में विलियम कास्टन ने इसको ऑल ओवर इंग्लैंड में फैलाया, इंट्रोड्यूस किया। पहले इंग्लैंड में क्या होता था कि जनरली जितने भी बुक्स लिखी जाती थी वो हैंड रिटन लिखी जाती थी, उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, जैसे इन्होंने वहां पे मतलब जो भी प्रिंटिंग प्रेस था उनको इंट्रोड्यूस किया तो ये वर्क थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद हमारा आया बाइबल। बाइबल जो था, जो किंग जेम्स थे, उन्होंने बोला, उन्होंने 47 कोर्टियर्स को बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम एक बुक बनाओ, मतलब एक बाइबल लिखो जो कि किंग जेम्स बाइबल के नाम से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बाइबल था वो लिखा गया, जो होली बाइबल था ये पब्लिश हुआ था 1611 में। होली बाइबल पब्लिश हुआ था और इनको मास्टरपीस माना जाता है इंग्लिश पोएट्री के टाइम में। थॉमस मूरी के बारे में इस पीरियड में हमें ये पता चला कि थॉमस मूरी का जो पीरियड था वो 1480 से लेके 1535 था, और उनका जो सबसे फेमस राइटिंग था वो था उटोपिया। उटोपिया का मतलब होता है नाउवेयर। इनकी ऐसी एक इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें मतलब ऐसे आइलैंड के बारे में बताया गया था जो कि एकदम परफेक्ट हो, और ऐसा कोई परफेक्ट आइलैंड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो और कुछ जो सैडनेस है वो बैन कर दिया गया हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बहुत और भी मतलब पोएट्स थे जिन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, जैसे कि पहली है हमारे विलियम शेक्सपियर, जिनका पीरियड चला था 1564 से लेकर 1616 तक। जो विलियम शेक्सपियर थे इनको सबसे ग्रेट माना जाता था इंग्लिश ऑथर्स में। इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट और प्लेस लिखी थी जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैकबेथ के बारे में। मैकबेथ अपने आप को एक कैंडल से कंपेयर करता है, अपनी लाइफ को एक कैंडल से कंपेयर करता है जो कि पहले शैडो देती है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें चेंजेस आके फाइनली उसकी स्टोरी बनती है। इस टाइम पीरियड में मतलब रेनेसेंस पीरियड में जो सबसे ज्यादा फेमस राइटर्स थे वो थे हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, सर वॉल्टर रेगन, रॉबर्ट हेरिक, एंड्रयू मार्वेल, विलियम शेक्सपियर, जॉन डेनी, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन, जॉन बर्नय, एडवर्ड फ्रेंचर्स, सर जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस। उसके बाद जो पोइट्री थी रेनेसेंस और एलिजाबेथन पीरियड में, इनका जो मेन पोइट्री था वो मेजर थीम था लव के बारे में, ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी के बारे में, और उनका मेन साइन उस समय पोइट्री में ब्यूटी ही दिखाया जाता था, ठीक है। और इनके पोइट्री में बहुत सारी लेडी लव रहती थी, ऐसी लेडी जो परफेक्टली अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद इनमें बताया गया है
कि कुछ पैस्टल पोइट्री के बारे में बताया गया था जो कि बेसिकली आइडियलाइज होती थी कंट्री साइड में और सिंपल लाइफ कैसे बिताया जाए। उस समय के जो सॉनेट्स थे वो 3 टाइप के होते थे, ठीक है। और ये जो सॉनेट्स होते थे वो जो 3 टाइप के सॉनेट्स थे वो इटालियन में पेट्रार्चन के नाम से होते थे, इंग्लिश में शेक्सपियरियन, और जो थर्ड थे वो है स्पेंसेरियन, ठीक है। जो सॉनेट्स थे वो ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे मीटर्स में, राइम्स में, और इनके जो लाइन्स होते थे ऑलमोस्ट 14 लाइन्स के सॉनेट्स होते थे। So that was all about a small understanding about the chapter Renaissance period. I hope you like this. Thank you.